हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस में। आज के वीडियो में अपन क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ में चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने वाले हैं। हेडिंग देख पा रहे हैं अपन, आप देख पा रहे हैं। हेडिंग चैप्टर का नाम क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, है ना। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की बात करेंगे। वृत्त होता क्या, देखो पहले वृत्त के बारे में जानते हैं। गोलाकार आकृति क्या होती है? एक वृत्त होती है। ये इसका क्या होता है? केंद्र। ये क्या है? इसका केंद्र। और ये जो गोलाकार आकृति है ये क्या कहलाती है? इसकी परिधि। ठीक है, यहाँ केंद्र से परिधि के बीच की ये जो दूरी है ये होती है इसकी त्रिज्या। और केंद्र से ये त्रिज्या है और त्रिज्या को केंद्र से आगे बढ़ा दूं, मतलब दुगना कर दूं। ऐसी जीवा खींचूं, वृत्त की ऐसी जीवा खींचूं जो केंद्र से होके जाए, तो वाली जो जीवा वृत्त का क्या कहलाती है? व्यास। तो आपने सबसे पहले क्या, इसमें सूत्र देखो कौन से हैं। वृत्त का व्यास क्या होगा? व्यास बराबर क्या होगा? 2 त्रिज्या का दुगना। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है? त्रिज्या, और आगे भी त्रिज्या है, तो पूरा व्यास क्या हो गया? त्रिज्या का दुगना। ठीक है, फिर वृत्त की परिधि। परिधि मतलब एक चक्कर, मान लो यहाँ से चलूँ, इस वृत्त पर मैं बिंदु P से चलूँ और एक पूरा चक्कर करके बिंदु P पे वापस पहुंच जाऊं, तो जो मैंने कुल दूरी तय की वो क्या है? उसकी परिधि। परिधि का सूत्र क्या है? 2πr। फिर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? πr²। और क्षेत्रफल होता क्या है कि ये वाला जो वृत्त है इसने इस बोर्ड पे कितना स्थान घेरा, ये वाला जो स्थान है, इस बोर्ड पे जो स्थान इसने घेरा, ये क्या कहलाता है? इसका क्षेत्रफल। और उसका सूत्र क्या है? πr²। ठीक है, अब है सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल। अब सकेंद्रीय वृत्त कौन से होते हैं? चैप्टर नंबर 11 में भी मैंने देखा था। एक ही केंद्र पर जो वृत्त बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? सकेंद्रीय वृत्त। अब इनसे परिबद्ध, ये मान लो बड़े वाली त्रिज्या को मैं मानूंगा r1। बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या है उसको क्या माना जाएगा? r1। और छोटे वाली त्रिज्या को मान लेते हैं r2। आप ऐसा नहीं है कि बड़ी त्रिज्या को r1 ही माने, आप r2 भी मान सकते हो। नॉर्मली मैं क्या मानता हूँ? बड़े वर्त की जो त्रिज्या है उसको r1 मानता हूँ और छोटे वर्त की त्रिज्या क्या मानता हूँ? r2। तो इनसे परिबद्ध क्षेत्रफल मतलब ये जो क्षेत्रफल है ना, जो दोनों वर्तों के बीच में आ रहा है, दोनों वर्तों के बीच आ रहा है, ये वाला जो क्षेत्रफल है ये क्या कहलाता है? वर्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, वैसे देखो निकला कैसे, ये सूत्र बना कैसे? सूत्र क्या है पहले देखो, r1² माइनस r2 का स्क्वायर। बोले सर बना कैसे? देखो बड़े वाले वर्त के क्षेत्रफल में से, मतलब πr1² में से πr2 का स्क्वायर घटा दूं, पूरे क्षेत्रफल में से ये वाला घटा दूं, तो ये जो मैंने शेडेड एरिया है ये वाले तो आ गया ना। ये क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये सूत्र है। और बना कैसे? पाई कॉमन ले लेंगे, r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। तो ये वाला सूत्र मैंने ये इधर लिखाया कि वर्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल क्या होगा? दो सकेंद्रीय वर्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल क्या होगा? पाई ब्रैकेट में r1² माइनस r2²। जहाँ आप यहाँ लिख दो, जहाँ r1 जो है बड़ी है किससे? r2 से। बड़े वाली त्रिज्या को अपन क्या मानेंगे? r1 मानेंगे। ठीक है, ये सूत्र कब काम में आएगा? कि कोई वर्ताकार घास का मैदान है, उसके चारों ओर कोई रास्ता है, उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, ये वाला। तो बढ़ते अपने एग्जाम्पल की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि एक वर्ताकार खेत की कोई वर्ताकार खेत है, उसकी 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय आपको दे दिया 5280 रुपये है। तो उसी खेत की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करवाई जानी है, और उस जुताई करवाने का व्यय हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। देखो समझो इसको, क्वेश्चन को। कोई आपका खेत है, मान लेते हैं ये वर्ताकार खेत है, इस खेत में पशु आ रहे हैं ना, इन पशुओं को रोकने के लिए आपको बाड़ लगानी है। तो आप समझ में आ गया कि बाड़ चारों तरफ लगानी है ना। बाड़ कहाँ लगानी है? चारों तरफ लगानी है, चारों में लगानी है, चारों तरफ में लगानी है ना। तो आपको पता चल गया कि बाड़ लगानी है, मतलब चारों तरफ लगानी है, तो क्या काम में आएगी? परिधि। आपके दिमाग में ये बात आ गया
कि बाड़ लगाने के लिए क्या आएगी काम में, परिधि, क्योंकि चारों तरफ लगानी है बाड़, है ना, पशु नहीं है इसके अंदर तो चारों तरफ बाड़ लगा दी इसमें, ठीक है। उस बाड़ लगाने का व्यय दे दिया। देखो अब आपको पता चल गया कि जब बाड़ लगानी है तो परिधि काम में आएगी। तो पहले परिधि देखते हैं ना, कैसे 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 करते हैं क्वेश्चन को। आंसर में एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय दे दिया, इतना है, तो मैं भी बाड़ लगाने का व्यय निकालूंगा ना। अब परिधि ज्ञात नहीं, त्रिज्या है नहीं, तो मैं मान लूंगा, माना खेत की त्रिज्या r मीटर है, इसलिए परिधि बराबर 2r, क्योंकि 1 मीटर पर बाड़ लगाने का खर्च बराबर कितना है, 24 रुपये प्रति मीटर दिया ना। 24 रुपये प्रति मीटर मतलब 1 मीटर पर बाड़ लगाने का खर्च कितना है, 24 रुपये। वह कुल खर्च कितना दिया है, 5280 रुपये, ठीक है। ये देखो कुल खर्च, बाड़ लगाने का कुल खर्च। अब आप देखो कि 1 मीटर पर बाड़ लगाने का खर्च इतना रुपये, 24 रुपये, और कुल मुझे बाड़ कितने पे लगानी है, 2πr पे। देखो बाड़ 2πr पे तो लगानी है परिधि पे। 1 मीटर का खर्चा 24 रुपये है, और मुझे पता है कि बाड़ जब लगानी है तो परिधि पे लगानी है ना। तो मतलब परिधि मतलब 2πr। आपको सूत्र याद है कि परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। मतलब आपको बाड़ लगानी है 2πr पे, और 1 मीटर का खर्चा है 24 रुपये। तो कुल खर्च कैसे निकलेगा, इसलिए 24 इंटू 2πr बराबर 5280। ये स्टेप है आपके लिए समझने का कि 1 मीटर का खर्चा 24 रुपये, और मुझे पता है कि बाड़ कितनी दूरी पे लगानी है, 2πr पे। तो कुल खर्च कैसे निकलेगा, 1 मीटर का खर्च इंटू कुल दूरी इतनी है, बराबर कुल खर्च कितना है, 5280, वो बराबर रख दिया मैंने। इसको हल करेंगे तो आर आ जाएगी मेरे पास। देखो 24 इंटू 2 इंटू पाई का मान कितना लेना, देखो 22/7 इंटू आर बराबर 5280। देखो 7 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, तो आर बराबर 5280 इंटू 7 बट्टा में 2 इंटू 22 इंटू 24, 2 इंटू 22 इंटू 24, ठीक है। काट दो इनको, देखो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 0, 22 एक का 22, हाँ 22 एकम 22, 4 बचे, 22 दूनी 44, ठीक है। 24 पंजू 120। तो आर बराबर कितना आया, देखो 5280 में 2 से भाग दिया तो 2640, 2640 में 22 का भाग दिया तो 120, और 120 में 24 का भाग दिया तो 5। अब क्या बचा, आर बराबर क्या है बचा, 5 गुना 7। तो आर बराबर कितना आ गया, 35 मीटर, ठीक है। वृत्त के जितने भी सूत्र आपने देखे थे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², वृत्त की परिधि होती है 2πr, मतलब आपको r चाहिए। देखो r आपके पास आ गया, तो बाड़ लगाना था, उससे आपके पास परिधि आ गई। अब आगे देखते हैं, इस खेत की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करवानी। अब आपको इसमें जुताई करानी, आपका ये खेत है, इसमें जुताई करवानी, तो हल देखो पूरे खेत में ही चलाओगे, पूरे खेत में चलाओगे, मतलब इस वृत्त ने जितना एरिया घेरा, मतलब जितना क्षेत्रफल है उतने पे तो हल चलाओगे ना। तो मतलब आपके दिमाग में आ गया कि जुताई करवानी है तो मुझे क्षेत्रफल चाहिए, है ना। जुताई कितने पे करवानी, वैसे भी देखो हिंट दे दिया, 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर। वर्ग मीटर में क्या दे रखा होता है, क्षेत्रफल। वर्ग सेमी में वर्ग मीटर में, है ना, जहाँ वर्ग लग गया वो क्षेत्रफल दे रखा होता है। मतलब आपको अब क्षेत्रफल, मतलब जुताई करवानी है तो क्षेत्रफल काम में आएगा। तो अब मैं क्षेत्रफल निकालता हूँ, इसलिए खेत वृत्ताकार, खेत का क्षेत्रफल बराबर πr², पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 35 इंटू 35। 2 बार क्यों लिखा सर, क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया। 7 पंजू 35, ठीक है। क्या आया, 22 इंटू 5 इंटू 35 मीटर स्क्वायर। बोले सर गुणा क्यों नहीं किया। देखो अब अपन चैप्टर नंबर 12 और जब 13 करेंगे तो ये गुणा भाग है एकदम लास्ट में, जब अपन को आंसर निकालना वहाँ पे जाके करेंगे ना, जो गणना क्या है थोड़ी आसान हो जाएगी। ये मेरा इतने क्षेत्रफल पे जुताई करवानी, मतलब वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल आ गया इतना, और मुझे जुताई भी इतने पे करवानी है, और 1 वर्ग मीटर पर जुताई का खर्चा कितना है, इतना है। क्योंकि
1 मीटर स्क्वायर पर, वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर पर जुताई का खर्च बराबर 0.50 रुपये। पॉइंट हटा के गणना किया करो। देखो पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट की सीध में 1, पॉइंट हटते ही ऊपर 50, पॉइंट की सीध में 1 आया, पॉइंट के बाद जितने अंक उतनी जीरो, 2 जीरो आ जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 के पहाड़े में 1/2, तो 1/2 रुपये। सॉरी, 1 मीटर स्क्वायर पर जुताई का खर्च कितना है? 1/2, आधा रुपये है। इसलिए जुताई का कुल खर्च बराबर कुल कितने पे क्षेत्रफल पर मेरे को जुताई करवानी है? 22 × 5 × 35 × 1 मीटर का खर्चा कितना है? 1 मीटर स्क्वायर का 2 रुपये, 1/2 रुपये, तो कट गया 11। 35 को 11 × 5 = 55 × 35 70, 140, 175, 17, 175 और 17 192। मतलब जुताई का कुल खर्च कितना है? 1925 रुपये। चेक करते हैं आंसर। हाँ बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.1 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें क्योंकि एक एग्जाम्पल और इंट्रो पार्ट में कुछ है नहीं। इंट्रो में क्या था? वर्त का क्षेत्रफल और वर्त की परिधि। 12.1 के इंट्रो में ज़्यादा कुछ नहीं है। 12.2 में क्या होगा? त्रिज्याखंड वर्तखंड, उसमें आगे डिस्कस करेंगे। 1 में क्या था? वर्त की परिधि, वर्त का क्षेत्रफल और वर्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल। बस 3 ही सूत्र थे। बढ़ते हमने एक्सरसाइज 12.1 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। बारह पॉइंट 1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 2 वर्तों की त्रिज्याएं 19 सेमी व 9 सेमी है। कोई 2 वृत्त हैं, मान लेता हूँ ये एक वर्त है 19 सेमी त्रिज्या का वर्त और ये दूसरा वर्त है 9 सेमी त्रिज्या का वर्त। देखो 2 वर्तों की त्रिज्या 19 सेमी व 9 सेमी, ठीक है। ये 2 वर्त थे, इनकी त्रिज्या इतनी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब एक और वर्त है जिसकी त्रिज्या मेरे को ज्ञात करनी है। मान लेता हूँ ये वर्त है, इस वर्त की त्रिज्या मेरे को क्या करनी है? ज्ञात। तो मैं मान लेता हूँ इसकी त्रिज्या r है ना। उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है मुझे, जिसकी परिधि, मतलब किसकी परिधि? इसकी परिधि इन दोनों वर्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब इसकी जो परिधि है वो इन दोनों वर्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब इसकी परिधि निकालूंगा तो 2 पाई, इसको मैं मान लेता हूँ r1 और ये r2। इसकी परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 और इसकी त्रिज्या को मैंने r मान रखा है तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई r। मतलब इसकी जो परिधि है, देखो 2 वर्तों की त्रिज्याएं दे दी 19 और 9 सेमी। एक को मैंने r1 मान लिया, एक को r2 मान लिया, है ना। और उस वर्त की परिधि, उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक नया वर्त है, मुझे पता नहीं था वो क्या है, अभी मैंने माना था कि ये वर्त है नया। इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है मुझे। त्रिज्या को मैंने कैपिटल R मान लिया। जिसकी परिधि, मतलब इसकी जो परिधि है 2 पाई r जो है इन दोनों वर्तों की परिधियों के योग के बराबर, मतलब 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 के योग के बराबर है। बस ये क्वेश्चन है। ऐसे ही करेंगे अपन, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही करेंगे आंसर में। माना क्या दिए? माना उस वर्त की त्रिज्या, उस वर्त जो भी मेरे को ज्ञात करना है, माना उस वृत्त की त्रिज्या r है जिसकी परिधि दिए गए वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। चूंकि एक को r1 मान लिया, r1 बराबर 19 सेमी और r2 बराबर 9 सेमी। प्रश्नानुसार 2 पाई r, मतलब नए वर्त की जो परिधि है 2 पाई r1 पहले वर्त की परिधि प्लस 2 पाई r2 दूसरे वर्त की परिधि। देखो जहां तक हो उसके सूत्र हल करने की कोशिश किया करो ना। सूत्र हल हो रहे हैं। देखो ये 2 पाई r पड़ा है, यहाँ से 2 पाई कॉमन आ रहा है, दोनों में से 2 पाई कॉमन आ गया, r1 प्लस r2, है ना।
ये 2 पाई इधर गुणा में इधर गया तो भाग में, क्या बचा r बराबर r1 प्लस r2। तो r बराबर r1 का मान कितना है 19 प्लस 9, तो r बराबर 19 और 9 कितने हो गए 28 सेमी। मतलब नए वर्त की त्रिज्या कितनी आ गई 28 सेमी, और मुझे उसकी त्रिज्या ही ज्ञात करनी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन को करने का तरीका, जो चीज़ दे रखी है वो ही आप कर दो और अंश हल कर दो, आंसर आ जाएगा। उसने क्या दिया गया था कि नए वर्त की जो परिधि है, नए वर्त की जो परिधि है वो दिए गए दोनों वर्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो मैंने वही किया, नए वर्त की परिधि बराबर दिए गए दोनों वर्तों की परिधियों का योग, हल किया सूत्रों को, तो कुछ कट गया और बच्चा उसमें मान रख के आंसर आ गया। बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो वर्तों की त्रिज्या 8 सेमी और 6 सेमी, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है ये। उसमें परिधियों का योग दे दिया था, इसमें क्षेत्रफलों का योग दे दिया था। देखो कैसे, दो वर्तों की त्रिज्या 8 सेमी व 6 सेमी है, उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दिए गए वर्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है ना। वही काम, एक वर्त है जिसकी त्रिज्या को मैंने r1 माना जो कितनी दे रखी है 8 सेमी, और दूसरा वर्त जिसकी त्रिज्या को मैंने r2 माना और जो कितनी दे रखी है 6 सेमी। इसका क्षेत्रफल होगा पाई r1 स्क्वायर प्लस इसका क्षेत्रफल होगा पाई r2 का स्क्वायर। इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग जो है एक नए वर्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी त्रिज्या को मैंने r मान रखा है, तो पाई r स्क्वायर मान लूँगा। माना बड़े वर्त की या नए वर्त की त्रिज्या कैपिटल R है और R1 और R2 आपको दे रखा है। अब पहले जो चीज़ देखी है वो लिख देते हैं, आंसर में दिया है दो त्रिज्या हैं, एक को R1 मान लो एक को R2 मान लो। R1 बराबर 8 सेमी व R2 बराबर 6 सेमी। माना उस वृत्त की त्रिज्या R है जिसका, उसने बोला ना उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, और मैं मान रहा हूं कि उस वृत्त का की त्रिज्या R है जिसका क्षेत्रफल दिए गए वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। इसलिए उस वर्त की त्रिज्या मतलब उसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर। मतलब नए वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, कैपिटल R उसकी त्रिज्या है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर बराबर अन्य दो वर्त कौन से जो दे रखे थे उनके क्षेत्रफल क्या होंगे पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। नए वर्त का क्षेत्रफल दिए गए दोनों वर्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। अब इसको हल कर लेते हैं, पहले सूत्र हल हो रहा है। देखो पाई कॉमन आ रहा है, उधर से पाई कॉमन आ गया तो इधर क्या बचा पाई, इधर तो है पाई r स्क्वायर पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, क्या बचा r स्क्वायर बराबर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो r स्क्वायर बराबर r1 का मान कितना है 8 की स्क्वायर कितने होंगे 64, r2 स्क्वायर मतलब 6 की स्क्वायर कितने होंगे 36। तो r स्क्वायर बराबर 64 और 36 70 100 कितने हो गए 100। इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट r बराबर अंडर रूट 100। तो r बराबर कितना है 10 सेमी। प्लस माइनस मैंने मेंशन नहीं किया क्यों, क्योंकि r वर्त की त्रिज्या है जो ऋणात्मक हो नहीं सकती, इसलिए अपन माइनस को पहले ही मेंशन नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो नए वर्त की त्रिज्या कितनी आई 10 सेमी आई, जिसका क्षेत्रफल इन दिए गए दोनों वर्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। दोनों क्वेश्चन आसान है और इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आकृति में एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। आकृति जो है, ये जो आकृति है एक तीरंदाजी लक्ष्य को, आपने तीरंदाजी देखी ना टीवी पे, देखो दूर से निशाना लगाते हैं, यहाँ कुछ अलग कलर, यहाँ आगे वाली पट्टी का अलग कलर, आगे वाली पट्टी का अलग, इस तरह से अलग अलग कलर दिखा रखे हैं ना। और लक्ष्य ये है सामने आपकी, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 लक्ष्य है, बीच वाला जो गोल्ड है, फिर रेड है, फिर आगे वाली पट्टी ब्लू है, फिर ब्लैक है और फिर वाइट है। इस तरह से 5 पट्टी है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। यहाँ अंक ज़्यादा होते हैं, या 10 अंक होते हैं, या 9 8 7 इस तरह से अंक होते हैं। ठीक है, गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेमी है। अब देखो यहाँ से काम की चीज़ हमारी प्रारंभ हुई,
ये गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेमी है, ठीक है, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 मीटर 10.5 सेमी होगी, सेमी मीटर नहीं सेमी होगी, है ना, 10.5 सेमी चौड़ी है, हाँ 10.5 सेमी चौड़ी है, ये भी 10.5, फिर आगे भी 10.5 सेमी चौड़ी है, आगे वाली भी 10.5 सेमी चौड़ी है और आगे वाली भी 10.5 सेमी चौड़ी। इस तरह से इसका व्यास है 21, तो ये भी इसकी त्रिज्या कितनी होगी 10.5 होगी, है ना, और आगे वाली पट्टियाँ 10.5 सेमी चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करो। करते हैं, मानते हैं, पहले त्रिज्या निकालते हैं सबकी। आंसर में गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास बराबर 21 सेमी, इसलिए त्रिज्या R1 बराबर 21, व्यास का आधा होती है त्रिज्या, याद रखना, व्यास होता है ना, व्यास का देखो, व्यास का सूत्र क्या होता है 2 × R, तो R क्या होगी 2, व्यास बट्टा 2, मतलब त्रिज्या जो है व्यास की क्या होती है आधी। हाँ, तो 21/2 मतलब 10.5 सेमी। गोल्ड वाले क्षेत्र की जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या को मैंने R1 मान लिया, फिर रेड वाले की त्रिज्या, क्योंकि प्रत्येक पट्टी 10.5 सेमी चौड़ी है, इसलिए गोल्ड के बाद कौन है रेड, रेड वाले RED रेड वाले क्षेत्र की त्रिज्या R2 मान लेता हूँ उसको। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो है ये R1, आगे वाली को मैंने माना R2, फिर आगे वाले 3 नंबर को मानेंगे R3, 4 नंबर को मानेंगे R4 और 5 नंबर को मानेंगे R5, ठीक है, यूँ मानेंगे। तो R1 आगे R2 कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 10.5, फिर आगे 10.5 जोड़ देंगे, 10.5 प्लस 10.5 तो 10 दूनी 20, 21 सेमी। रेड के बाद कौन है ब्लू वाले क्षेत्र की त्रिज्या, जिसको R3 मान लेंगे, R3 देखो यहाँ R2 में क्या जोड़ देंगे 10.5, देखो ये R1 और R2 जोड़ के R1 में 10.5 जोड़ा तो R2 आ गया, और R3 क्या निकालूंगा तो R2 में क्या जोड़ दूंगा 10.5, तो R2 कितनी है 21 प्लस 10.5 तो 31.5, 21 10 31.5, ठीक है। ब्लू के बाद कौन है ब्लैक वाले क्षेत्र की त्रिज्या, जिसको मैं R4, इसमें 31.5 प्लस 10.32 10.42 से बोले सर ब्लैक वाली की R4 के लिए R3 में क्या जोड़ दिया 10.5, R3 कितनी निकाली थी मैंने 21.5 है ना, 31.5 में 10.5 पट्टी चौड़ी जोड़ दी तो 42 है ना। फिर लास्ट में कौन है वाइट वाले क्षेत्र की त्रिज्या R5 बराबर 42 प्लस 10.5 तो 52.5, ठीक है। ये सबकी त्रिज्याएं आ गई। अब पहले गोल्ड वाले का क्षेत्रफल निकालते हैं, इसलिए गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई R1²। देखो गोल्ड वाला ये वर्त है पूरा, गोल्ड वाला जो है ये क्या है एक वर्त है, वर्त का क्षेत्रफल चाहिए, और गोल्ड वाले की त्रिज्या को मैंने क्या मान रखा है व्यास, तो त्रिज्या R1 मान रखी है, उसको कितनी है 10.5, हाँ, तो पाई का मान 22/7 इंटू R1 का मान कितना है 10.5,
10.5 इंटू 10.5, पॉइंट हटाऊँगा तो नीचे 10, पॉइंट हटाऊँगा तो नीचे 10, ठीक है। हाँ 2, 5 से काटा 2 और 5 से काटा तो 21, 7 से काटा तो 3 और 2 से काटा तो 11, 11 तिया 33 इंटू 105। बोले सर यहाँ क्यों नहीं काटा, क्योंकि नीचे 10 है, देखो 10 है तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा। तो 33 इंटू 10.5 कितना हो जाएगा, सॉरी 105, 105 को 33 से गुणा किया, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 6 4 3, 346.5, सॉरी 346.5 बट्टा में 10 है तो एक अंक छोड़ के वापस पॉइंट लगा देंगे तो 346.5 सेमी स्क्वायर। ये गोल्ड वाले का क्षेत्र है ना, क्षेत्रफल है। फिर इस तरह से मेरे को निकालना आगे रेड वाले का, रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, देखो रेड वाला कौन है, रेड वाला ये वाली पट्टी है ना, ये वाली पट्टी है रेड वाली, इसका क्षेत्रफल चाहिए मेरे को, इसका इस पट्टी का क्षेत्रफल चाहिए। देखो तो पूरे बड़े इस वर्त में से इस वर्त का घटा दूंगा, मतलब पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, इस वाले वर्त में से गोल्ड वाला, रेड पूरे रेड वाले में से ये गोल्ड वाला हटा दूंगा तो कौन बचेगा, रेड रेड बचेगा ना। पाई कॉमन आ गया, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, r1 स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, स्क्वायर करनी मुश्किल है तो पाई की जगह ये सूत्र चेंज कर दो, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर इसमें क्या है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको इस फॉर्म में लिख लो, r1 प्लस r2 और r1 माइनस r2। अब मान रख दो, पाई का मान 22/7, ब्रैकेट में r1 का मान कितना है, r2 स्क्वायर है ना, r2 स्क्वायर है तो r2 स्क्वायर है, क्योंकि बड़ी त्रिज्या r2 है ना, r2 में से r1, तो r2 प्लस r1 और r2 माइनस r1, ठीक है। r2 की जगह r2 का मान देखो कितना है 21, प्लस r1 का मान कितना है 10.5 और 21 माइनस 10.5, 22/7 गुणा 21 से 10 31.5 गुणा 11.5, 21 में से 10 गए तो 11, 10.5 सॉरी 10.5, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, पॉइंट हटाया तो नीचे 15/10, 5 से कटा 3 और 5 से कटा 2, 11, 33 को किससे गुणा करेंगे, 33 गुणा 31.5 बट्टा में 10, बट्टा में सॉरी 10 है ही नहीं, 33 देखो 35, ठीक है 1.5 है, पॉइंट हटाया तो 15/10, 5 के वाड़े 3, 5 के वाड़े 2 और 11 है ना, 11 33 को 31.5 से गुणा करना है, 31.5 इंटू 33, 5 तिया 15, 3 1 4, 3 तिया 9, 5 4 9, 5 9 13 10, 1039.5 सेमी स्क्वायर। ये आया अभी रेड वाले का क्षेत्रफल। चेक करते हैं इसका आंसर। 2 आंसर आगे चेक करते हैं। 12.2 में 3 नंबर क्वेश्चन है, 12.2 में सॉरी 12.1 में 3 नंबर स्वर्ण वाले का 346.5, ठीक है।
लाल वाले का 1039.5 बिल्कुल सही है। अब देखो नीले का, ब्लैक का और वाइट का आप खुद से करेंगे। देखो करेंगे कैसे, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ इसमें लिख देता हूँ ना, ब्लू, आगे ब्लू है ना, ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई। देखो ब्लू ये है ना, ये यहाँ से, अब ब्लू वाले का जब निकालूंगा इस वाली पट्टी का, देखो इस वाली पट्टी का निकालूंगा मैं, इस वाली पट्टी का, तो इसकी त्रिज्या को क्या मान रखा है पहले देखो, बड़े वाले वृत्त की इसकी त्रिज्या R3 है, R3 की स्क्वायर माइनस R2 की स्क्वायर। देखो R3 यहाँ से लेके यहाँ तक R3 है, इसमें से R2 वाला घटा देंगे, ये आ जाएगा ब्लू वाला। इसमें मान 100, कैलकुलेशन सेम ऐसे कर लेना। फिर ब्लैक वाले का कैसे निकलेगा, ब्लैक देखो ये है, मान लेता हूँ ये ब्लैक वाला है, ये इस तरह से मैं इसको अलग से दिखा रहा हूँ। ब्लैक वाले मतलब ब्लैक वाला है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ R4 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कि R4 है, मैं इसमें से R3 है ना, तो पाई R4 की स्क्वायर माइनस R3 की स्क्वायर, बाकी गणना इस तरह से। और बचा कौन, वाइट, इसमें पाई, वाइट ये बाहर वाला है, बाहर वाला, इसमें पाई R5 में से, R5 में से R4, मतलब R5 वाले वर्त में से जिसकी त्रिज्या R5, सबसे बड़े वर्त में से R4 वाला वर्त सारे घटा दूंगा तो वाइट वाइट बचेगा, मतलब पाई R5 की स्क्वायर, सॉरी R5 की स्क्वायर माइनस R4 की स्क्वायर। ये इस तरह से गणना आगे इस तरह से चलती रहेगी। ब्लू, ब्लैक और वाइट के आप क्षेत्रफल आप खुद निकालेंगे, गणना इस तरह से करेंगे जो मैंने यहाँ कर रखी है ना, इस तरह से करेंगे और आप आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेमी है, कार के पहिए का व्यास कितना है, 80 सेमी है, और ये कार जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाता है। अब आप देखो ये रोड है, मान लेते हैं ये पहिया है, और ये मैंने पहिए पे एक निशान लगा दिया। अब जब मैं पहिए को इधर यूँ घुमाऊंगा, चलाऊंगा आगे की तरफ, इस तरफ चलाऊंगा, तो ये निशान ऊपर जाएगा, ये निशान ऊपर जाएगा, और वापस आके मान लेते ज़मीन पे यहाँ पे टच करेगा, तो आपने देखा कि वापस ये निशान ऊपर जाएगा, जब ज़मीन पे टच हुआ तो उसने एक चक्कर में तय दूरी है ये, तो ये क्या है, ये वाली जो दूरी है क्या है, एक चक्कर में तय दूरी है, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी, और एक चक्कर में तय दूरी उसकी क्या होती है, परिधि, क्या होती है, परिधि। तो आपके दिमाग में ये आ गया कि जब पहिया चक्कर लगाएगा तो परिधि काम में आएगी, ये बात तो क्लियर है। तो पहले मैं परिधि निकाल लेता हूं, देखो आंसर में, चूंकि पहिए का व्यास बराबर 80 सेमी, इसलिए त्रिज्या, व्यास दे रखा तो त्रिज्या निकाल लिया करो, त्रिज्या बराबर 80/2, तो R बराबर 40 सेमी, इसलिए परिधि क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता चला कि जब पहिया चक्कर लगाएगा तो परिधि काम में आनी है। परिधि बराबर 2πr 2 गुणा 22/7 गुणा R कितनी है 40, गुणा कर दें 22 दूनी 44 इंटू 40 बट्टा में 7 सेमी, ये पहिए की परिधि है। और परिधि का मतलब क्या है, एक चक्कर में तय दूरी। परिधि क्या मतलब क्या है, या तो परिधि लिख दूं या क्या लिख दूं, एक चक्कर में तय दूरी। अब मुझे चक्कर कितने चक्कर लगाती, मुझे चक्करों की संख्या चाहिए, चक्करों की संख्या है ना, और चक्करों की संख्या कैसे निकलेगी, कुल दूरी, कुल जितनी भी दूरी है उसमें किसका भाग दे दें, एक चक्कर में तय दूरी का भाग दे दें, तो चक्करों की संख्या आ जाए। जैसे मान लेते हैं 5 किलो आम का मूल्य 100 रुपये है, तो 1 किलो आम का कितना हुआ, तो आपने क्या देखा कि 100 में 5 का भाग दे दिया तो आ जाता है ना 1 किलो आम का मूल्य, है ना। ज़्यादा का दे दे तो 1 का निकाल लेते हैं ना। तो अब बोले सर ये क्या हम पे लागू है ना, चक्करों की संख्या, मुझे चक्करों की संख्या चाहिए, तो कुल
चक्रों की संख्या मतलब कुल दूरी जो है वो कैसे होगी कि एक चक्कर में तय दूरी इंटू चक्रों की संख्या, वही तो होती है कुल दूरी। चलो ऐसे कर लेते हैं, है ना, इसको ऐसे कर लेते हैं। पहले देखते हैं आगे आगे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको चेक करते हैं ना। दे क्या रखा है, व्यास दे दिया, उससे परिधि निकाल ली, मुझे पता चला क्योंकि परिधि एक चक्कर में तय दूरी है, ठीक है। चाल दे दी, क्योंकि कार की चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक बात याद रखना, गणना करते समय जितनी भी अपन गणनाएं करेंगे, गणना करते समय इकाइयां समान होनी चाहिए। देखो ये सेमी में थी, ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये क्या है, मिनट है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस किलोमीटर प्रति घंटे को सेमी प्रति मिनट में चेंज कर लेता हूँ, इस चाल को चेंज कर लेता हूँ। देखो फिर सारी इकाई समान हो जाएगी। जब किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 1000 से गुणा कर दिया, और घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60 से, देखो प्रति घंटा मतलब बट्टा में घंटा था, उसको घंटे को मिनट में बदला तो 60 से गुणा कर दिया। अब ये चाल किस में आ गई, मीटर प्रति मिनट में। अभी देखो है क्या, समान हो गया। सेमी में थी, ये सेमी में है, ये मीटर में है ना, और मीटर को सेमी में बदलते हैं तो 66 इंटू 1000 इंटू 100 बट्टा में 60। अब क्या आ गई, सेमी प्रति मिनट, क्या आ गई, सेमी प्रति मिनट। अब हल कर लो इसको थोड़ा सा, 0 से 0 कट गई, 11 इंटू 1000 इंटू 10, तो क्या आ गया, चाल क्या आ गई, 11 इंटू 1000 इंटू 10 सेमी प्रति मिनट, ठीक है। मतलब 1 मिनट में कार कितनी दूरी तय करी है, इतनी, और कितनी देर चल रही है कार, 10 मिनट। इसलिए चाल है ये, इसलिए 10 मिनट में तय दूरी का सूत्र क्या है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, और चाल कितनी है, चाल ये रही 11 इंटू 1000 इंटू 10 इंटू समय कितना है, 10। बोले सर ये मिनट में था, ये भी मिनट में, हाँ सेमी आ गई है ना। 10 मिनट में कार ने इतनी दूरी तय की। अब मुझे चक्रों की संख्या चाहिए, चक्रों की संख्या बराबर तय कुल दूरी बट्टा में एक चक्कर में तय दूरी। अब ये कोई स्पेशल सूत्र नहीं है भैया, आप सोच रहे हो कि सर ये सूत्र याद रखना है कि देखो तय कुल दूरी कैसे निकालते हैं। आप सोचो एक चक्कर, मान लो भैया एक चक्कर में 10 सेमी दूरी तय करता है भैया, एक चक्कर में 10 सेमी दूरी तय करता है, तो 20 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो आप बोलोगे सर 20 इंटू 10 मतलब एक चक्कर में तय दूरी इंटू चक्रों की संख्या। अब देखो इधर भाग में एक चक्कर में तय दूरी तो कुल दूरी आती ना, 20 चक्कर में तय दूरी की कुल दूरी आ गई, निकली कैसे, एक चक्कर में तय दूरी इंटू कुल चक्कर, उसी से निकला है। देखो एक चक्कर में तय दूरी इंटू चक्रों की संख्या बराबर कुल दूरी आ जाती है। उसी देखो एक चक्कर में तय दूरी इंटू कुल चक्कर बराबर क्या आ जाती है, कुल दूरी आ जाती है। मान लो एक चक्कर में 10 सेमी और कुल चक्कर 20 लगा रहा है, तो कुल दूरी कितनी आ गई उसकी 300, है ना। इसी सूत्र से ये निकला है ना, निकला सूत्र क्या है। अब कुल चक्रों की संख्या कैसे आ गई, कुल दूरी बट्टा में एक चक्कर में तय दूरी, वही लिखा मैंने, है ना। तो तय कुल दूरी कितनी है, 11 इंटू 1000 इंटू 10 इंटू 10 बट्टा में एक चक्कर में तय दूरी। एक चक्कर में तय दूरी इसकी परिधि थी, क्या थी, 44 इंटू 40 बट्टा में 7 था, वो घूम के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। फिर वापिस बता दूँ, ए बट्टा बी बट्टा में सी बट्टा डी हो, तो ये डी है ना, ये इससे गुणा हो जाता है और ये इससे गुणा हो जाता है। देखो क्या आ जाता है, ए इंटू डी बट्टा में बी इंटू सी। तो देखो ये ए ही था, बट्टा में बी था ही नहीं, और बट्टा में 22 बट्टा 7 रखूँगा तो बी बट्टा सी वाली संख्या ऊपर चली जाती है। चलो काटा पीटी करते थे, 11 चौका 44, ठीक है।
हाँ, 2 से काटा तो 2, 2 से काटा तो 5, 2 से काटा तो 500 और 4 का भाग दे दिया 500 में, तो 4 एकम 4, 10, 4 दूनी 8, 5 को 20, क्या आया 125 इंटू 5 इंटू 7, 7 5 35 इंटू 125, 70, 140, 175, 17 आंसर, 35 दूनी 70 और 17 87, 8, 35 और 8 43, 75 चक्कर लगा दे क्या? चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 43 75, क्वेश्चन नंबर 4। तो चक्कर कितने चक्कर लगाएगा वो? 43 75। ठीक है, क्या किया मैंने वापिस से बता देता हूँ, रिपीट। व्यास दिया था तो त्रिज्या निकाली, और त्रिज्या से मुझे पता चला कि एक चक्कर में तय दूरी क्या होती है, उसकी परिधि, तो परिधि निकाली और वो क्या होती है, एक चक्कर में तय दूरी। मुझे चक्रों की संख्या चाहिए थी। चक्रों की संख्या कैसे निकलेगी, कि चक्रों की संख्या कैसे निकलेगी, तय कुल दूरी बट्टा में एक चक्कर में तय दूरी, और तय कुल दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुना समय। चाल को मैंने बस बदला है, ये बोले चाल दे रखी थी, उसको किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा था। मैंने क्या बताया कि गणना करते समय इकाइयां समान होनी चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटा को सेमी प्रति मिनट में बदला, 1 मिनट में सेमी प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट में तय दूरी कितनी थी, इतनी थी। तो 10 मिनट में तय दूरी 10 से गुणा कर दिया और फिर सूत्र लगाया, आंसर आ गया ना। बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और अच्छे से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है जो ऑप्शनल है, ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आंसर अपन को चेक करना है कौन सा है ना। क्या कह रहा है कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है। परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है, एक चक्कर में जो चारों ओर की जो उसकी परिधि है, परिधि को ही परिमाप बोलते हैं ना। वृत्त की परिधि को ही उसका क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। अब उसने क्या दे दिया, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। मतलब क्षेत्रफल निकालूं, मान लो 10 है तो, और परिमाप निकालूं वो भी 10 है, तो ये संख्या आपस में क्या आ गई, बराबर आ गई, 10 10 संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें, और वो है क्या देखनी है ना। आंसर में जो चीज दे रखी है वो लिख दो, हल कर दो, आंसर आ गया। क्योंकि वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। ये तो हिंदी थी, जो दे रखा था उसकी हिंदी थी। इसकी गणित बना दो भी। वृत्त के परिमाप मतलब परिधि, और परिधि का सूत्र क्या है, 2 पाई r। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई r स्क्वायर, ये बराबर हैं। इसको हल करके मुझे r का मान चाहिए। देखो अब r निकल गई, पाई से पाई कैंसिल, इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में। एक r, देखो क्या बचा, 2r इंटू इक्वल्स टू r इंटू r, r स्क्वायर को मैं लिखता ना, r इंटू r। अब r इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, एक r से एक r कट गया, तो r बराबर क्या बचा, 2 मात्रक। मात्रक मतलब अगर ये क्षेत्रफल सेमी में है, क्षेत्रफल और परिमाप सेमी में है तो ये r सेमी में है, ये दोनों मीटर में है तो ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है तो ये r की इसमें आएगी किलोमीटर में। तो 2 मात्रक है ना, r जो भी है वो 2 मात्रक आई। मात्रक सेमी में है तो सेमी, मीटर है तो मीटर, सेमी किलोमीटर है तो किलोमीटर। यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.2 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।